जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 28 अक्टूबर 2025 और हर रोज की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड इज़ द 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड रिसेंटली। तो इसको आपको याद रखना है। कैथरीन कुनोली जो है, इनको आयरलैंड का 10वीं राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वतंत्र वामपंथी राजनेता कैथरीन कुनोली जो है, इनको हीदर हम्फ्रीज पर भारी जीत के बाद आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुना गया। कैथरीन कुनोली 2016 से गॉलवे वेस्ट से सांसद है और इससे पहले आयरिश संसद की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वह अपनी ज़मीन से जुड़ी राजनीति, गहरी समझ और जन सरोकार वाले रुख के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा वह एक प्रसिद्ध सार्वजनिक वक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने आयरलैंड की राजनीति में महिलाओं की भूमिका को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया है। उनकी यह जीत आयरलैंड के राजनीतिक इतिहास में महिलाओं की बढ़ती नेतृत्व भूमिका का प्रतीक मानी जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 11वां सदस्य कौन देश बना है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द 11th मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दैट मीन्स की आसियान। तो इसको याद रखिएगा, ईस्ट तिमोर जो है, इसको आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया है। 26 अक्टूबर 2025 को ईस्ट तिमोर जो है, जिसे तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन यानी कि आसियान का 11वां सदस्य देश ये बन गया है। यह ऐतिहासिक घोषणा आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगवान में की गई। ईस्ट तिमोर की आसियान सदस्यता की यात्रा लगभग 14 वर्षों की कूटनीतिक प्रतिक्रिया के बाद हुई। देश के वर्तमान राष्ट्रपति होसे रामोस होर्टा जो है, इन्होंने 1970 के दशक में आसियान सदस्य के लिए प्रयास शुरू किए थे। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए हार्बिंजर 2025 का मुख्य थीम क्या है? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ हार्बिंजर 2025 लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स की आरबीआई। तो इसको याद रखिएगा, इसका मुख्य थीम है सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। आरबीआई जो है, इसने हार्बिंजर 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नामक पहल का शुभारंभ किया है। यह आरबीआई का चौथा ग्लोबल हैकाथॉन है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर में सुरक्षा, समावेशिता और पहचान आधारित समाधान को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य थीम है सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी, दैट मीन्स की सुरक्षित बैंकिंग, पहचान, ईमानदारी और समावेशन द्वारा सशक्त। इस पहल के तहत दुनिया भर के डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और नव प्रवर्तकों को आमंत्रित किया गया है, ताकि वे नई तकनीकों के माध्यम से डिजिटल फाइनेंसिंग में विश्वास बढ़ा सके, बैंकिंग सुरक्षा को मजबूत करे और ग्राहक केंद्रित नवाचार को बढ़ावा दे। आरबीआई का उद्देश्य है कि भारत का डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम विश्वसनीय, पारदर्शी और सुरक्षित बने। यह कदम भारत की फिनटेक यात्रा में एक बड़ा परिवर्तन लाने की दिशा में है, जहां डेटा सुरक्षा और ग्राहक सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगला प्रश्न है आज का कि भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन निवेश के किस नए विकल्प की घोषणा की है? विच न्यू पेंशन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैज़ बीन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो इसको आपको याद रखना है, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, इसके तहत लाइफ साइकिल 75 ये जो है, इस विकल्प की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत 2 नए विकल्प शुरू किए हैं। पहला है लाइफ साइकिल
75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल दूसरा है। इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों को निवेश में अधिक लचीलापन और विकल्प देना है, ताकि उसका पेंशन निवेश जो है निजी क्षेत्र की तरह लचीला और फायदेमंद हो सके। LC 75 योजना को जो है अधिक आक्रामक विकल्प कहा गया है, क्योंकि इसमें 75% तक इक्विटी निवेश शामिल है। यह योजना उन निवेशकों के लिए है जो अधिक रिटर्न चाहते हैं और जोखिम लेने को तैयार हैं। वहीं BLC यानी कि बैलेंस्ड लाइफ साइकिल में उम्र के साथ इक्विटी निवेश का अनुपात घटता है। उदाहरण के लिए बात करें तो 45 वर्ष की उम्र तक 50% इक्विटी और फिर धीरे धीरे अनुपात कम होते जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि ये विकल्प सरकारी कर्मचारियों को बेहतर रिटर्न और पारदर्शी पेंशन प्रबंधन प्रणाली प्रदान करे। इससे अब सरकारी कर्मचारी भी अपने निवेश के तरीकों को स्वयं चुन सकेंगे और PFRDA दैट मीन्स की पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा तय मानकों के अनुसार निवेश कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार के द्वारा घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है इसके अंतर्गत विज्ञान रत्न सम्मान जो है किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन कन्फर्ड द विज्ञान रत्न अवार्ड अंडर द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस सम्मान के प्राप्तकर्ता हैं जयंती विष्णु नार्लिकर। कौन है? जयंती विष्णु नार्लिकर जो है इसके प्राप्तकर्ता हैं। भारत सरकार ने 26 अक्टूबर 2025 को देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है इसकी घोषणा किया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक उपलब्धियों, अनुसंधान, नवाचार और समाज के प्रति आधारित योगदान को सम्मानित करना है। विज्ञान रत्न पुरस्कार जीवन भर के वैज्ञानिक योगदान के लिए प्रदान किया जाता है और वर्ष 2025 के लिए यह सम्मान जो है प्रो जयंती विष्णु नार्लिकर को भौतिकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है विज्ञान रत्न जो जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है। दूसरा है विज्ञान श्री जो कि व्यक्तिगत उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। तीसरा है विज्ञान ज्योति शांति स्वरूप भटनागर जिसे कि 45 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों के लिए दिया जाता है। और चौथा है विज्ञान टीम पुरस्कार जो कि समूह आधारित अनुसंधान कार्यों के लिए दिया जाता है। तो विज्ञान श्री पुरस्कार के विजेता कौन कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जिन्हें कृषि विज्ञान के अंतर्गत मिला है। दूसरे हैं सुधीर रेड्डी जिन्हें भौतिकी अनुसंधान के अंतर्गत मिला है। तीसरे हैं डॉक्टर मीना जोशी जिनको रासायनिक इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है। और चौथे हैं प्रवीण कुमार जिन्हें जैव प्रौद्योगिकी के लिए पुरस्कार दिया गया है। और पांचवें हैं डॉक्टर सुभाष शर्मा जिन्हें पर्यावरण विज्ञान के लिए सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों के माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। यह पहल विज्ञान समाज को जोड़ने और युवाओं को अनुसंधान की दिशा में प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अगला प्रश्न है आज का कि विच इंडियन नवल शिप रिसेंटली कंप्लीटेड अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे मिशन बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। हाल ही में भारत और मॉरिशस के बीच किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण मिशन पूरा किया? तो इसको आपको याद रखना है, ये है INS सुतलज। कौन? INS सुतलज। 26 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया कि भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण जहाज INS सुतलज ने मॉरिशस के साथ मिलकर के लगभग 35,000 वर्ग नॉटिकल मील क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या था? तो मॉरिशस के तटीय क्षेत्रों की समुद्री गहराई, समुद्र तल की संरचना, नौवहन मार्गों की सुरक्षा और समुद्री संसाधनों की पहचान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना। भारत और मॉरिशस के बीच यह सहयोग 26 अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षरित समझौते पर आधारित है जो दोनों देशों के बीच समुद्री साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करता है।
आईएनएस सुतलज भारतीय नौसेना के 18वें हाइड्रोग्राफिक मिशन का हिस्सा है और यह उच्च क्षमता वाले सर्वे सेंसर, मल्टी बीम इको साउंडर, साइड स्कैन सोनार और डिजिटल कार्टोग्राफी सिस्टम से सुसज्जित है। 2025 मिशन के प्रमुख पहलू हैं कवरेज क्षेत्र, मॉरिशस के लगभग 35,000 वर्ग नॉटिकल मील क्षेत्र का सर्वेक्षण। दूसरा, क्षमता निर्माण, मॉरिशस के कर्मियों को आधुनिक हाइड्रोग्राफिक तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तीसरा, सुरक्षा सहयोग, इस मिशन से दोनों देशों के बीच समुद्री रक्षा और तटीय सुरक्षा में और मजबूती आई। यह मिशन भारत की सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति का हिस्सा है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सभी देशों के लिए सुरक्षा, विकास और समुद्री सहयोग सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड द न्यूली डिस्कवर्ड 2025 PN7 इज व्हाट काइंड ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, यानी कि हाल ही में खोजे गए 2025 PN7 को वैज्ञानिकों ने किस रूप में पहचान दी है। तो ये इसकी पहचान दी गई है एक क्वासी मून के रूप में। किस रूप में? एक क्वासी मून के रूप में इसे पहचान दी गई है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का नया अंतरिक्ष साथी खोजा है जिसका नाम है PN7 2025 PN7, जो एक छोटा क्षुद्रग्रह है यानी कि एस्टेरॉइड है और पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है। हालांकि यह पृथ्वी का वास्तविक चंद्रमा नहीं है, परंतु इसकी गति और स्थिति ऐसी है कि यह हमारे ग्रह के साथ अंतरिक्ष में यात्रा करता हुआ प्रतीत होता है। इसकी विशेषता के कारण वैज्ञानिकों ने इसे क्वासी मून कहा है। इसका अर्थ है ऐसा खगोलीय पिंड जो पृथ्वी की तरह सूर्य की परिक्रमा तो करता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है मानो वह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा हो। 2025 PN7 पिछले लगभग 60 वर्षों से पृथ्वी की कक्षा के समीप चल रहा है। यह क्षुद्र ग्रह औसतन 40 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के समानांतर चलता है, जो चंद्रमा से लगभग 10 गुना अधिक दूर है। इसके बावजूद पृथ्वी के साथ गुरुत्वाकर्षण संतुलन जो है बनाए रखता है और कोई टकराव का खतरा नहीं है। इस खोज की पुष्टि हवाई विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया, जिन्होंने एक स्थिर क्वासी सैटेलाइट ऑब्जेक्ट घोषित किया। यह खोज न केवल खगोल शास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पृथ्वी के कक्षीय परिवेश को समझने में अहम भूमिका निभाती है ये, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह स्थिति 2083 तक बनी रहेगी। उसके बाद यह धीरे धीरे पृथ्वी से दूर चला जाएगा। अगला प्रश्न है आज का कि सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द टॉप एग्री फूड लीडर अवार्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। संजीव कपूर को हाल ही में किस संस्थान के द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान जो है इससे सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, माफ़ कीजिएगा, इनको नियुक्त किया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के लिए। किसके लिए? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के लिए इनको नामांकित किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। इससे प्रसिद्ध सेलिब्रिटी शेफ और पद्मश्री पुरस्कार विजेता संजीव कपूर को जो है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा आयोजित समारोह में शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान डेस मोइनेस में आयोजित वैश्विक सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया, जहां विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार और सतत कृषि नवाचारों पर चर्चा किया। संजीव कपूर को यह सम्मान उनके योगदान के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने भारत और विश्व के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र में सततता, नवाचार और स्वास्थ्यप्रद भोजन संस्कृति का प्रोत्साहन किया। उनके प्रयासों ने न केवल भारतीय व्यंजनों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई, बल्कि लोगों में संतुलित और पौष्टिक आहार के महत्व के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई। यह सम्मान भारत के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इससे देश की खाद्य नवाचार और वैश्विक कुकिंग लीडरशिप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी टू लॉन्च द भारत यात्रा कार्ड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स कि फ्लिपकार्ट ने हाल ही में
किस कंपनी के साथ मिल करके भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है पाइन लैब्स। पाइन लैब्स। फ्लिपकार्ट जो है इसने पाइन लैब्स के साथ मिल करके भारत यात्रा कार्ड जो है लॉन्च किया है। यह कार्ड डिजिटल प्रीपेड पेमेंट सोल्यूशन है जिसे खास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बनाया गया है। भारत यात्रा कार्ड NCMC सक्षम यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, अर्थात यात्री एक ही स्मार्ट कार्ड का उपयोग मेट्रो, बसों, ट्रेनों और अन्य ट्रांजिट सिस्टमों में कर सकेंगे। इससे अलग अलग पेमेंट ऐप या टिकटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होगी। यह 50 रुपये का प्री लोडेड नॉन KYC कार्ड है जिसे आसान, तेज़ और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट किए जा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य है भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना और यात्रियों को एक वन नेशन वन कार्ड अनुभव प्रदान करना। यह कार्ड देश की डिजिटल इंडिया मिशन और कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं कि आज के करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लिए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, और यदि आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।